प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथायोग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से पहले पाठ संधि का चौथा भाग देख रहे हैं। इस चौथे भाग में हम अव्यय से संबंधित संधियों के विविध नियमों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे और फिर कुछ अन्य नियम जो कि संधियां, जब हम प्राकृत की संधि करते हैं तो हमें ध्यान रखने चाहिए, उन सब का अध्ययन हमारा होगा। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं। इस दृष्टि से आप सभी बहुत प्रशंसा के योग्य हैं। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। बिंदु क्रमांक 7, अव्यय संधि। अव्यय पदों में संधि कार्य करने को अव्यय संधि कहा गया है। जब भी कोई एक अव्यय दूसरे नॉर्मल शब्द के साथ या दो अव्यय मिलते हैं, संधि होती है, तो उसे अव्यय संधि कहा गया है। यद्यपि यह संधि भी स्वर संधि के अंतर्गत ही है, तो भी विस्तार से विचार करने के लिए इस संधि का पृथक उल्लेख किया गया है। डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री अभिनव प्राकृत व्याकरण में इस विषय को स्पष्ट करते हैं। तो अव्यय संधियां बहुत सारी हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। और रूल्स क्या हैं, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट हैं। नॉर्मल स्वर संधि के अलावा अव्यय संधि के रूल्स डिफरेंट हैं। उन डिफरेंट रूल्स को ही यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसकी प्रथम बिंदु है, किसी भी पद के बाद आए हुए अपि ऑब्लिक अवि अव्यय के अ का विकल्प से लोप होता है। हेमचंद प्राकृत व्याकरण में यह रूल्स नियम बताए गए हैं। जैसे केण प्लस अपि ऑब्लिक अवि। अब केण में ण में छोटा अ है और अपि का भी आ है, तो वैसे तो अ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा, लेकिन यहां पर यह नियम विकल्प से इस छोटे अ का लोप भी करता है। तो दो प्रकार से बन जाएंगे, केणपि केणवि अथवा केणापि केणावि। ये दोनों विकल्प बनेंगे। शास्त्रों में हमें केणवि भी मिलेगा और केणावि भी मिलेगा, केणपि भी मिलेगा, केणापि भी मिलेगा। आप में से कई लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि हुई है, किस प्रकार से हुई है, ये शब्द कैसे टूटते हैं। तो ये सारी चीजें, अगर संधि का यह पाठ आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। किम अपि अवि। अब किम में आधा म है, तो अ मिलेगा तो म पूरा हो जाएगा, लेकिन यहां विकल्प से आ का लोप हो रहा है, तो किम्पि किम्पि अथवा किम्वी किम्पि किम्वी अथवा किमपि किमवि, ये इसमें बन जाएगा। हमें किमपि भी मिलेगा और किम्पि भी मिलेगा। तो यहां इस नियम को आपने अच्छे से समझ लिया। अपि और अवि, इन दोनों में ही विकल्प से अ का लोप होता है। दूसरा नियम, किसी भी पद के बाद में रहने वाले इति अव्यय में ई का लोप हो जाता है। अभी हमने अपि और अवि में अ का लोप देखा था, वो विकल्प से हो रहा था, लेकिन यहां इति में ई का जो लोप हो रहा है वो विकल्प से नहीं हो रहा है, परमानेंट लोप हो रहा है। देखिए, जैसे किम प्लस इति। अब वैसे तो नियम आधा मा और ई मिलकर मा में ई की मात्रा हो जाता, लेकिन यहां पर इति का ई लोप ही होना है। तो इस दृष्टि से किंति किंति, ये हो गया किम प्लस इति किंति, ई का लोप हो गया और ती जुड़ गया, किंति। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, जुत्तम प्लस इति
ई का लोप हुआ, जुत्तंती, जुत्तंती। बहुत सरल सरल हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा। तीसरा पॉइंट, यदि स्वरांत पद के बाद इति अव्यय आ जाए तो। अभी ऊपर वाले रूल में ऐसा कोई भी नहीं था, किसी भी पद के बाद इति आता है तो ई का लोप हो जाएगा। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि स्वरांत पद के बाद, ऐसा पद जिसके अंत में स्वर आता है तो वो कहलाएगा स्वरांत। स्वर जिसके अंत में आता है, स्वरांत पद के बाद इति अव्यय आ जाए तो उपर्युक्त नियम से ई को लोप कर देने पर, ई का तो लोप होना ही होना है, ई को लोप कर देने पर ति का द्वित्व ति हो जाता है। ति में आधा ता और जुड़ जाएगा, ता का द्वित्व हो जाएगा, ता डबल हो जाएगा। जैसे तहा, तहा, ये स्वरांत पद है, हा में बड़ा आ, इसके अंत में स्वर है तहा, प्लस इति। अब ई का लोप कर दिया और उसके बाद ता को द्वित्व कर दिया तो बन गया तहाती। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, तहा प्लस इति, सबसे पहले तो ई का लोप हुआ, फिर इस वाले रूल से जो हम अभी पढ़ रहे हैं उससे ती का ता द्वित्व हो गया, डबल हो गया, तो तहाती। और फिर तहाती का तहत्ती हो गया। तहत्ती मतलब हा में जो बड़ा आ था वो छोटा हो गया। इसमें लिखा हुआ है संयुक्त अक्षर आगे आने के कारण हा में बड़ा आ जो था वो छोटा आ हो जाता है। अभी आगे आपको ये रूल बता दिया जाएगा। जब हम प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स भी पढ़ रहे थे तब भी आपको ये रूल बताया गया था कि संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, ऐसा रूल प्राकृत भाषा में है। तो इस दृष्टि से तहाती का तहत्ती ये बन गया। तहत्ती का तहा का अर्थ है इस प्रकार, इति का मतलब तहाती, तहा का अर्थ और इस प्रकार, तहाती का और इस प्रकार। दूसरा यहां उदाहरण दे रहे हैं पुरीसो, यहां भी स्वरांत है, ओ है अंत में, और इति, पुरीसो प्लस इति, ई का लोप हो गया, ता का द्वित्व हो गया, पुरीसोत्ती, पुरीसोत्ती। अब यहां भी पुरीसोत्ती का पुरीसुत्ती, ओ का उ हो गया, और रूल वही है, संयुक्त अक्षर आगे आने के कारण सो के स्थान पर सु हो जाता है। तो पुरीसोत्ती, इसके स्थान पर पुरीसुत्ती, ऐसा हो गया। पुरुष इस प्रकार। तो ये नियम आपको याद रखना है। इस नियम में आपने दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला इति का ई का लोप हो जाएगा, दूसरा ता द्वित्व हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और तीसरी बात, क्योंकि ता डबल हो गया है, संयुक्त अक्षर बन गया है, तो संयुक्त अक्षर के पूर्व यदि कोई दीर्घ स्वर आ रहा है तो उसको भी आपको ह्रस्व करना है। चौथा पॉइंट, सर्वनामों से परे अव्ययों के आदि स्वर का, आदि स्वर यानी पहला स्वर, आदि स्वर का विकल्प से लोप हो जाता है। सर्वनामों से परे मतलब सर्वनाम के बाद यदि कोई अव्यय आ रहा है और उसमें स्वर है, शुरू में उसके प्रारंभ में स्वर है, तो उस स्वर का लोप विकल्प से होता है। उदाहरण देखिए, जैसे अम्मी, अम्मी ये सर्वनाम है, प्लस एथ, एथ यह अव्यय है। अब इसमें ए जो है वो आदि स्वर है, शुरू का स्वर है, इसका विकल्प से लोप हो जाएगा। जब लोप होता है तो अम्मी प्लस एथ का ए का लोप हो गया, तो आधा ता और था बचा, अमित। क्या बन गया शब्द हमारा? अमित। और जब लोप नहीं होगा तो अथवा अम्मी एथ, मतलब जब लोप नहीं हुआ तो अम्मी अलग है, एथ अलग है, अम्मी एथ, अमित अथवा अम्मी एथ। इसका अर्थ हुआ अम्मी मतलब मैं, एथ मतलब यहां, मैं यहां।
दूसरा उदाहरण देखिए, तुझ, यह भी सर्वनाम है, प्लस इत्थ, ई का लोप हो गया तो तुझ्झथ, 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 और जब लोप नहीं होगा तो तुझ इत्थ, तुझ्झथ अथवा तुझ इत्थ, तुम सब यहाँ। तो ये भी आपको समझ में आ गया। जो सर्वनाम के बाद यदि सर्वनाम से परे यदि कोई अव्यय आता है और उसमें पहला स्वर है तो स्वर का विकल्प से लोप हो जाएगा। अब पांचवें पॉइंट पर आइए, चौथे पॉइंट से थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। वहां पर था सर्वनामों से परे अगर अव्यय आता है, अब यहां है अव्ययों से परे, सर्वनामों के आदि स्वर का विकल्प से लोप हो जाता है। अव्यय के बाद कोई सर्वनाम आ रहा है और उस सर्वनाम में शुरू में कोई स्वर है तो उस स्वर का विकल्प से लोप हो जाता है। चौथा नंबर और पांचवा नंबर, ये दोनों पॉइंट, सर्वनाम से परे अगर अव्यय आया तो भी आदि स्वर का लोप है, अव्यय से परे यदि सर्वनाम आया तो भी आदि स्वर का लोप विकल्प से हो रहा है, दोनों जगह एक सा ही है। जैसे जई प्लस अहम, जई यह तो अव्यय है, अहम यह सर्वनाम है, अव्यय के बाद सर्वनाम आया और इस सर्वनाम में आदि में शुरू में स्वर है तो इस स्वर का विकल्प से लोप हो जाएगा। लोप हुआ जई प्लस अहम का अ का लोप हुआ, हम, जई हम, जई हम, अथवा जब लोप नहीं होगा तो जई अहम। जई का अर्थ है यदि, अहम यानी मैं, यदि मैं। दूसरा देखिए उदाहरण, जई प्लस इमा, जई प्लस इमा, इमा यह सर्वनाम है, इमा का ई ये आदि स्वर है, इसका लोप हो जाएगा, जई प्लस इमा, ई का लोप हुआ तो मां जुड़ गया, जई मां, जई मां। और जब लोप नहीं होगा तो जई इमा, जई का अर्थ है यदि, इमा यानी यह, यदि यह। तो इस प्रकार से ये अव्यय संधि में हमने 5 पॉइंट्स के द्वारा अव्ययों के बारे में सीखा कि अव्ययों की संधि कैसे होगी। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं 8 नंबर पर। 8.1 निम्नलिखित विधा के शब्दों के संधि विधान को जानना उपयोगी है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्रयोग आपको उदाहरण के रूप में दिए जा रहे हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। ये रूल यहाँ बताया जा रहा है, दीर्घ स्वर के आगे यदि संयुक्त अक्षर हो तो उस दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर हो जाता है। ये आप एकदम नोट कर लीजिए और हर एक लाइन में आपको इसका उदाहरण मिलेगा शास्त्रों में, ग्रंथों में। दीर्घ स्वर के आगे यदि संयुक्त अक्षर हो तो उस दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर हो जाता है। संयुक्त अक्षर क्या है ये मैंने आपको बताया। जब कोई अक्षर आधा अक्षर किसी अक्षर के साथ, आधा अक्षर किसी अक्षर के साथ मिल जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे यहां पर आधा गा पूरा गा, आधा ना और द, आधा च और छ, आधा ड और ढ, ये सब संयुक्त अक्षर है। आधा ज और जा, ये संयुक्त अक्षर है। इन संयुक्त अक्षरों से पहले अगर कोई दीर्घ स्वर है तो उसको हमें ह्रस्व कर देना है। वो दीर्घ स्वर बड़ा स्वर छोटा हो जाएगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं प्राकृत में, ये आपको मैंने बहुत शुरू में जब प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स का स्टार्ट किया था तो उसके शुरू वाले वीडियोस में आपको बताया था। तो स्वरों में ए और ओ, ए और ओ, क्योंकि प्राकृत में आई और औ होता नहीं है, ए और ओ होता है। ये ए और ओ तो दीर्घ भी माने जाते हैं, ह्रस्व भी माने जाते हैं, और बाकी अ आ ई उ जो दीर्घ हैं वो दीर्घ हैं, जो ह्रस्व हैं वो ह्रस्व हैं, ये आपको पता है। तो निम्नलिखित कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला, विरह, हमें छोटा आ, प्लस अग्गी, छोटा आ,
छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, विरहागी, विरहागी। अब यहाँ पर संयुक्त अक्षर है आधा गा पूरा गा। इस संयुक्त अक्षर से पूर्व हा में बड़ा आ आपको दिखाई दे रहा है, दीर्घ स्वर है। यह दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। विरहग्गी, विरहग्गी, विरह प्लस अग्गी, विरहाग्गी, और विरहाग्री से विरहग्गी, ये बन गया विरह की अग्नि। दूसरा उदाहरण, मुनि, ण में छोटी ई की मात्रा प्लस इंद, यहां भी छोटी छोटी मिलकर बड़ी ई हो गई, मुनींद। अब लेकिन यहाँ पर ड़ में बिंदी लगी हुई है। बिंदी का मतलब हुआ कि ये बिंदी जो है वो अगले अक्षर के साथ जुड़ी हुई है। आधा न और द, ये संयुक्त अक्षर हो गया। अब इस संयुक्त अक्षर के कारण जो बड़ी ई थी वो छोटी हो गई। दीर्घ इकार था वो ह्रस्व इकार में बदल गया, मुनिंद। मुनींद की जगह मुनिंद हो गया, बड़ी ई से छोटी ई हो गई। मुनियों में श्रेष्ठ। चमू, मा में बड़े ऊ की मात्रा, उच्छाह, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है। लेकिन चमू छाह, लेकिन आधा च और छ ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर, मां में बड़े ऊ की मात्रा, ये दीर्घ स्वर है। इसको ह्रस्व कर देते हैं तो मां में छोटे ऊ की मात्रा हो गई, चमुच्छाह, चमुच्छाह। चमू प्लस उच्छाह, चमुच्छाह, और फिर उसको छोटा कर दिया मां के ऊ को, तो चमुच्छाह। सेना का उत्साह, चमू मतलब सेना, उत्साह उत्साह, सेना का उत्साह। दूसरा पॉइंट यहां पर दे रहे हैं, ए और ओ का उदाहरण आपको दिया जा रहा है। देश, सा में अ की मात्रा, छोटा आ, और इड्ढी, ई, अ और ई मिलकर ए हो जाता है, तो हो गया दे से ढी, दे से ढी। लेकिन ए को हम दीर्घ मान रहे हैं तो इसको ह्रस्व करना पड़ेगा, क्योंकि आधा डा और ढा ये संयुक्त अक्षर है, तो इसलिए दे सिड्ढी। ए को जब हम ह्रस्व करेंगे तो ई हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ए को जब हम ह्रस्व करेंगे तो ई हो जाएगा, दे सिड्ढी, दे सिड्ढी। देश का वैभव, इड्ढी मतलब वैभव, देश का वैभव। दूसरा उदाहरण इसमें दे रहे हैं, पुप्फ, पुप्फ, फ में छोटा आ, उज्जाण, उ, आ प्लस उ बराबर ओ, पुप्फोज्जाण, पुप्फोज्जाण। अब यहां भी ओ को दीर्घ माना गया है, आधा जा और पूरा जा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर के पहले ओ है, ये दीर्घ है, इसको ह्रस्व कर दिया, ऊ कर दिया। ओ को जब हम ह्रस्व करेंगे तो ऊ हो जाएगा, पुप्फुज्जाण, पुप्फुज्जाण। पुष्प, फूलों का बगीचा, उज्जाण यानी बगीचा, पुप्फ फूल, फूलों का बगीचा। 8.2, अब ये वाला नियम भी ध्यान से देखिए। 8.2, आदि स्वर ई के आगे, अगर आदि में स्वर ई है, ई के आगे यदि संयुक्त अक्षर हो जाए तो उस आदि ई का ए विकल्प से होता है। अब ये ध्यान दीजिए अगर आदि में, शुरू में इकार है, शब्द के पद के प्रारंभ में इकार है, और उस इकार के बाद संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, तो उस इकार के स्थान पर एकार हो जाता है। ई का ए विकल्प से हो जाता है। विकल्प से मतलब हो भी जाता है, नहीं भी होता है, जैसे सिंदूर अथवा सेंदूर। अब यहां आदि स्वर में ई है, आदि स्वर शुरू का स्वर ई है, स में स ये आदि का अक्षर है, इसमें स्वर है ई। अब इस ई के बाद संयुक्त अक्षर आया आधा ना और द, इसके कारण से ये जो ई है वो विकल्प से ए बन गई, सिंदूर अथवा सेंदूर। आगे पढ़िए, कहीं कहीं पर ई के आगे संयुक्त अक्षर होने पर ई का ए नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है, विकल्प से होता है।
कहीं कहीं पर नहीं होता है। कहाँ नहीं होता? जैसे चिंता, चिंता। अब चिंता में भी च में ई है, ये आदि स्वर भी है, और इसके बाद आधा न और त ये संयुक्त अक्षर भी है, लेकिन संयुक्त अक्षर होने के बावजूद ई का ए नहीं हुआ। चिंता नहीं हुआ, चिंता ही है, चिंता नहीं बना। इसका दूसरा उदाहरण इच्छा, इच्छा। ई ये आदि स्वर है, और च और छ ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व ई मिल गया, लेकिन इसका ए नहीं हुआ, इच्छा नहीं हुआ, इच्छा ही है। इनको साहित्य एवं कोश के आधार से जानना चाहिए। हमें डिक्शनरी देखनी होगी, प्राकृत की डिक्शनरी है पाइये सद्द महर्णवो, उसमें हमें देखकर या साहित्य में देखकर, ग्रंथों में देखकर हमें ये समझना चाहिए किन किन शब्दों में ये रूल अप्लाई होता है और किन किन शब्दों में अप्लाई नहीं होता है। अब एक और देख लीजिए उदाहरण यहाँ पर, न प्लस इच्छसी, न प्लस इच्छसी, न में छोटा आ है, इच्छसी का ई है, अ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, तो बन गया णेच्छसी। नेच्छसी भी, णेच्छसी भी, क्योंकि ना का ना हो जाता है अक्सर प्राकृत में, णेच्छसी। और णेच्छसी का वापस अगर ई कर देंगे तो णिच्छसी, क्योंकि ए के बाद अगर संयुक्त अक्षर है तो उसको छोटा कर देना है, ई कर देना है, तो हो गया णिच्छसी, ए का ई हो गया। किंतु प्रयोगों में, प्रयोगों में मतलब शास्त्रों में, ग्रंथों में, साहित्य में नेच्छसी मिलता है, यह अनियमित प्रयोग है। अब ये अनियमित शब्द और समझ लीजिए। नियम तो ये है कि न प्लस इच्छसी बराबर णिच्छसी, और णिच्छसी का हो जाएगा णिच्छसी, णिच्छसी हो जाना चाहिए था, लेकिन शास्त्रों में हमें नेच्छसी मिलता है, ना में एक ही मात्रा मिलती है, तो ये नियम से परे है, नियम से आगे निकल चुका है ये शब्द, तो इसलिए उसे अनियमित प्रयोग कहा जाता है। ऐसा आपको कई बार मिलता है। हमने वर्तमान काल के रूप देखे, उसमें अनियमित प्रयोग मिले, अपन ने भविष्य काल के देखे या कृदंत देखे तो कृदंतों में भी अनियमित प्रयोग मिले, कर्मवाच्य में अनियमित प्रयोग मिले, बहुत जगह अनियमित प्रयोग मिलते हैं, और ये अनियमित प्रयोग हमें शास्त्रों से ही देखकर समझने चाहिए। 9वां पॉइंट, अंतिम बिंदु है ये, प्राकृत में संधि वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। ये बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, प्राकृत में संधि वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। संस्कृत में तो कई बार संधि करना ही होती है, लेकिन प्राकृत में ऐसा नहीं है। प्राकृत में तो संधियां वैकल्पिक हैं, करना चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहें तो नहीं कीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पाठ को पढ़ना भी वैकल्पिक है, पढ़ना चाहे तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़िए, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें प्राकृत का साहित्य पढ़ना है, प्राकृत के ग्रंथ पढ़ने हैं। अब प्राकृत के ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें संधियां हैं, तो उनका संधि विच्छेद करेंगे तब तो हमें समझ में आएगा। तो इसलिए हमें पढ़ना तो अनिवार्य है, लेकिन प्रयोग वैकल्पिक है। प्राकृत में संधि वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। अक्षर परिवर्तन तथा लोप के नियम का उपयोग करते समय अर्थ भ्रम ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी हम संधि करते हैं तो ऐसी संधि ना कर दें जिससे अर्थ विपरीत हो जाए या अर्थ पर भ्रम होने लग जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि प्राकृत भाषा है, जनसाधारण की भाषा है, सरल भाषा है, संधि करके उस सरल भाषा को कठिन न बना दिया जाए, इसका ध्यान रखना है। इसलिए ये नियम ऐसा है। जैसे पुफयंत प्लस आयरीय, आईरीय, तो इसकी संधि हो जाएगी तो छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ, पुफयंताईरीय। अथवा संधि ना करें तो पुफयंत आईरीय, संधि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये वैकल्पिक है। इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हुआ। इसके आगे
के वीडियो में संधि के प्रयोगों का उदाहरण आपको बहुत सारे दिए जाएंगे। लगभग यहाँ पर 150 उदाहरण हैं जिनको एक एक करके हम देखेंगे। प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में जितने पाठ हैं, 14 पाठ हैं, उन 14 पाठ में कितनी संधियां आई हैं, उनमें से अधिकांश संधियां आपको यहाँ आगे के वीडियोस में आएंगी। आज का जो होमवर्क है, अव्यय से संबंधित जो हमने संधियां उनके नियम देखे हैं, उसके उदाहरण आपको जो भी शास्त्रों में मिले तो 5-5 उदाहरण आपको कमेंट में लिखना है। बहुत अच्छा कार्य रहेगा और थोड़ा मेहनत का कार्य है, जरूर कीजिएगा। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये वीडियोस YouTube पर परमानेंट हो रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।